आदाब दोस्तों। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि आप बार बार बताते हैं कि आपके ऊपर गबन का मुकदमा लगा है और आप उसी मुकदमे की वजह से हर अधिकारी के खिलाफ हैं कि मेरे ऊपर फर्जी लगा है, तो जो गबन किए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, इसलिए सबका गबन आप ओपन करते हैं। तो ये बात सही है। हुआ क्या कि मैं पहले सूचना मांगता था, तो मेरी सूचनाओं से ज़िले में 2 लोग परेशान थे। एक सीडीओ मन्नान अख्तर थे, दूसरे एक पंकज कुमार थे, वो खंड विकास अधिकारी, वो पीसीएस थे, तो ट्रेनिंग चल रही थी उनकी, तो खंड विकास अधिकारी टांडा के तौर पे वो काम कर रहे थे। तो दोनों के खिलाफ आयोग में केस लगा था और दोनों को लग रहा था कि दंड लग जाएगा। शोकाज नोटिस बार बार होता था, तो बड़ा गुस्सा थे। उसी बीच एक लोक आयुक्त से मेरे खिलाफ जांच आ गई। जांच डीएम को करनी थी, डीएम ने सीडीओ को दे दिया, सीडीओ पा गए मौका। मामला अल्पसंख्यक विभाग का था, तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दिया जांच करने के लिए। वो आए जांच करने, तो मेरे घर पे आए, तो उसमें बताया शिकायती पत्र में प्रधान ने शपथ पत्र दिया है कि ना इस नाम का कोई स्कूल है, ना मैंने कोई स्कॉलरशिप बांटी, और इस शपथ पत्र के आधार पे जांच बैठाई गई है। तो मैंने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से कहा कि पैसा प्रधान के खाते में आया था, प्रधान सेक्रेटरी को निकालना था। जब वो कह रहा है कि इस नाम का कोई स्कूल ही नहीं है और मैंने बांटा नहीं, तो उससे पूछो पैसा ले कहाँ गया, क्योंकि निकाला तो उसने अपने साइन से है। तो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी समझ में आ गया, हाँ यार ये तो मामला दूसरा है। तो वो लोग प्रधान के यहाँ गए, तो प्रधान से पूछे, तो अब प्रधान अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ये रिपोर्ट ले जाके सीडीओ साहब को दिए। अब इसमें कहीं शाहिद मुनीर सिद्दीकी फंस ही नहीं रहे हैं, वो तो मामला शिकायत करता फंस जा रहा है। तो मन्नान अख्तर ने रिटर्न में आदेश किया कि आप द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट खारिज की जाती, क्योंकि ये सरसरी तौर पर जाँच की गई है। आपको निर्देशित किया जाता है स्थलीय निरीक्षण कर अभिलेखी जाँच करें और वीडियो बना के लाएँ। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बोला ओके कोई बात नहीं। 2 दिन बाद फिर वो गया गांव, उसने वीडियो बनाया, सबका बयान लिया, अभिलेख हो ले लिया और फिर अपनी रिपोर्ट ले जाके दी, लेकिन ये शपथ पत्र प्रधान वाला जरूर दे दे। अब मन्नान अख्तर इसी शपथ पत्र को हटाना चाहते थे, क्योंकि इससे जांचें खत्म हो जाती। मन्नान अख्तर ने उसको भी सरसरी कह के रख लिया। उसके बाद उन्होंने एक आदेश दिया, संप्रति तहसीलदार टांडा को जाँच अधिकारी नामित किया। ये कौन है? ये वही पंकज कुमार है जो मेरी आरटीआई में फंसे हुए थे। ये संप्रति तहसीलदार हो गए थे। तब संप्रति तहसीलदार ट्रेनिंग बोलता है, जिसकी ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग कोई भी अधिकारी को जांच अधिकारी नहीं बनाया जाता। जो अभी अपने काम के लिए पक्का नहीं रखा गया वो जांच कैसे करेगा? लेकिन भाई अधिकारी है, वो जिसको कर दे। तो मन्नान साहब ने इसको जांच अधिकारी बना दिया। वो गांव में जांच करने गया। जांच में बहुत लोगों को उसने बुलाया, 2 पूर्व प्रधान और पता न कहाँ कहाँ के मैनेजर और कौन कौन लोग को बुलाया, बस इसी वर्तमान प्रधान को नहीं बुलाया। इसने अपनी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट में भी वो प्रधान का बयान नहीं लिया, क्योंकि उसका बयान लेगा तो ये शपथ पत्र लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद उससे जांच रिपोर्ट बनवा ली और ले जाके खुद मन्नान अख्तर ले गया वहाँ लोकायुक्त में और बैठा वहाँ। उसने अपना परिचय दिया कि मैं आईएएस हूँ और मैंने जांच की है और ऐसे ऐसे कराया है और आरोप सही हैं। लोकायुक्त की एक समस्या थी, उसको मेरे खिलाफ जाँच कराने का ना अधिकार था, ना कार्रवाई करने का अधिकार, क्योंकि वो सरकारी सेवकों के खिलाफ जाँच सुन सकता है। तो उसने 7 लोगों को आरोपी बनाया, विभाग के नीचे मेरा भी नाम लिख दिया और कहा मुकदमा दर्ज किया जाए। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को मिला आर्डर। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने 1 मई को आर्डर कर दिया कि जो गबन की धनराशि साबित हुई है वो प्रधान और सेक्रेटरी आधा आधा करके भर दें। वसूली का आर्डर उसने प्रधान से कर दिया और सेक्रेटरी से। मन्नान अख्तर साहब गुस्सा हो गए, साहिब के खिलाफ एफआईआर करनी थी। कहें सर, हमने जिसको पैसा दिया ही नहीं उसके खिलाफ मुकदमा कैसे कर दे? हमसे कल अदालत पूछेगी कि तुमने साहिब के खिलाफ मुकदमा कैसे किया, तुम दिए जानते हो, तो हम क्या कहेंगे? हमने तो खाते में ट्रांसफ़र किया ना, जिसके खाते में ट्रांसफ़र किया उसी से हम पूछेंगे, उसी की लायबिलिटी है। अच्छा, मन्नान अख्तर तो चुप हो गए, बहुत दबाव डाले थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन डीएम साहब छुट्टी पर चले गए, 9 सितंबर को। सोचिए, 1 मई को उसने वसूली का आर्डर किया है और 9 सितंबर तक बंदा बर्दाश्त करके रहा। 9 सितंबर को डीएम साहब छुट्टी पे गए, इसको प्रभार दे दिए। इसने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाया और तहरीर बनवाई और डीएम की हैसियत से उसको फॉरवर्ड किया थाने को कि शाहिद मुनीर सिद्दीकी के ऊपर एक गबन का मुकदमा दर्ज किया जाए। थाने पे आया, वहाँ लोग मुझे जानते थे। जब ये हुआ तो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी समझाया कि सर ये प्राइवेट आदमी, इनके ऊपर 409 नहीं लग सकता। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मन्नान अख्तर को फ़ोन कर दिया। उन्होंने फ़ोन करके एसओ को समझाया कि नहीं, ये करिए, इसको करना है। पुलिस वाले थोड़ा दबाव थे, उन्होंने लिख लिया। अब ये बार बार दबाव डाले कि उनको गिरफ्तार करो। 8 को चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में बेंच में मेरा केस लगा, लांबा साहब सुनवाई में थे।
तो वहाँ मैंने पिटीशन में बताया था कि मेरे ऊपर 409 नहीं लगता। तो लांबा साहब ने आर्डर किया, बहुत अच्छा आर्डर किया। उन्होंने ये लिखा कि पिटिशनर खुद कहता है 406 तो उस पर लग सकती, 409 नहीं लग सकती, तो फिर कैसे लगा दिया? इसकी विवेचना करके हमको बताएं और तब तक गिरफ्तार मत करें, ये आपका सहयोग करेंगे। मैं आर्डर लेके चला आया तो 409 406 में है। 409 ये होता है सरकारी धन का गबन, अमानत में खयानत। सरकार ने कोई पैसा आपको जिस काम के लिए दिया वो काम ना करके आपने अपने यूज़ में ले लिया, तो उसको गबन कहते हैं और उस पर 409 धारा लगती है। और अगर सरकारी आदमी को कोई पैसा मिला तो उसको कोई फ्रॉड करके ले ले, कोई छीन ले, ये कर ले, वो कर ले, तो उसमें 406 लगता है, उसके ऊपर गबन नहीं लगता है बाहरी आदमी को। लेकिन मेरे ऊपर लगा दिए थे। मैं लाके आर्डर दिया उनको, और पवन सिंह थे आईओ जो थे, बहुत अच्छे आदमी, मुझे बहुत मानते थे, लेकिन वो इसके सीडीओ के दबाव में थे। बार बार उनको फ़ोन करके बताया अरेस्ट करो अरेस्ट करो। तो जब स्टे आ गया तो उन्होंने रोक दिया, कोई जांच प्रक्रिया कुछ नहीं। उन्होंने कहा बाद में हम एक बयान लेके फाइनल लगा देंगे। इसी बीच 2017 का चुनाव आ गया, उनकी ड्यूटी लग गई मेरठ। अब वो फेज़ वाइज वो पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, मेरठ से बलिया तक उनको चुनाव करवाना पड़ता है। इस बीच 2 बार डेट लग गई हाई कोर्ट में, तो कोर्ट ने सख्ती दिखाई कि आईओ आ ही नहीं रहा है, तो हम अगर नेक्स्ट डेट में नहीं आया, उसने नहीं रिपोर्ट दी, तो हम उसको 5,000 रुपया जुर्माना लगा देंगे। आईओ साहब बहुत परेशान कि क्या किया जाए, इसका ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, ये रोज़ मॉनिटरिंग करता है। इस बीच डेट आ गई 29 मई और उनको जाना पड़ा कोर्ट। वो कोर्ट में गए खड़े होकर, तो उन्होंने कह दिया कि सर हमने चार्जशीट डाल दी है। तो ये मेरी डिस्पोज हो गई कि भाई वो चार्जशीट डाल दिया, आप चार्जशीट जाके देखिए, ज़िले में बात कीजिए, ज़िला अदालत पे। हम यहाँ चार्जशीट है ही नहीं। जब पवन सिंह से पूछा तो सच्चाई ये पता चली कि ऐसे ऐसे हुआ है, इसको किसी तरह निपटा डालो। अब निपटाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखे। फिर पवन सिंह का ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद वो एसटीएफ में चले गए। फिर पता चला कि दूसरे आईओ आए तो उसकी विवेचना चालू कर दिए। जब चार्जशीट लग जाती है तो विवेचना नहीं होती, चार्जशीट वो फाइनल करके डाल देते हैं अदालत में कि सर इसमें जो कुछ था हमने एफआईआर की थी उसकी जांच कर ली, यही सब है। दूसरे आईओ साहब जांच कर रहे थे, तीसरे आईओ साहब जांच कर रहे थे, तो एक चौथे आईओ आए तो पकड़ने ही लगे मुझको। तो मैंने कहा कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि चार्जशीट लेके हाई कोर्ट जाऊँ, चार्जशीट तो है ही नहीं। तो मैंने आरटीआई लगाई ज़िला कोर्ट में कि इस केस की चार्जशीट दे दीजिए। तो कोर्ट ने लिखित में दिया कि हमारे यहाँ चार्जशीट नहीं है। मैं 2020 में फिर हाई कोर्ट चला गया कि सर चार्जशीट कहे थे और चार्जशीट है नहीं, और ये देखिए आरटीआई में जवाब मिला है, तो मैं कैसे आऊँ। मसूदी साहब जज थे, बहुत खफा हुए, उन्होंने बहुत अच्छा आर्डर दिया, लगा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसको गिरफ्तार नहीं करना, और अगर गिरफ्तार करना तो 1 लाख के मुचलके पे वहीं छोड़ देना, और 1 हफ्ते के अंदर आके मुझे बताओ इसमें किया क्या है। हालांकि जब अगली डेट लगी तो जज साहब बदल गए थे और ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी, नेटवर्क उतना नहीं रहता था, तो दूसरे जज साहब जो आए उन्हें ये प्रकरण पूरा पता नहीं था, बात सुन पाते थे या नहीं जो भी। तो वहाँ पुलिस ने फिर बताया कि सर हमने चार्जशीट डाल दी है 27 मार्च 2017 को। रिट फिर डिस्पोज हो गई। अब मैं क्या करूँ, 2 बार गलत। तो फिर पुलिस वालों से मेरा हुआ कि चलो इस केस में नहीं पकड़ेंगे क्योंकि गड़बड़ हो गया, उसमें कई चीज़ गड़बड़ हो गई। उसमें एक जगह पुलिस ने लिख दिया ये बेल पे हैं। तो ये मुकदमा फर्जी एक अधिकारी ने लगाया और पुलिस के पीछे पड़ा रहता था, उसको पकड़ो उसको पकड़ो उसको पकड़ो, और उसने पुलिस को काम नहीं करने दिया, और आज तक वो मुकदमा मेरे ऊपर रहा। अच्छा, जब 2 बार हाई कोर्ट में मैंने रिट की, दोनों बार पुलिस ने वहाँ गलत बयानी दे दी, तो भी हम और पुलिस में कोई झगड़ा नहीं था कि मैटर को दबाए रहें। वो तो जब 2022 में एक नए कप्तान साहब, उन्होंने 19 जनवरी को मुझे हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया, 29 जनवरी को मुझे गुंडा एक्ट लगाने के लिए नोटिस दे दिया वहाँ पे एडीएम साहब के यहाँ। तब जाके मैंने इसको फिर छेड़ा कि गुंडा एक्ट लगाने के लिए जो मुकदमे बताए हो ना, उसमें ये मुकदमा जो है इसमें ये फर्जी वाला, ये मुकदमा ये फर्जी वाला। जब मैंने उनको ये नोटिस का जवाब दिया है और पुलिस वाले जान पाए, तो उनको लगा कि यार 2 बार हम लोग वहाँ फर्जी शपथ पत्र दिए हैं कि चार्जशीट पड़ गई लेकिन पड़ी नहीं थी, ये हाई कोर्ट चला जाएगा तो हम जेल चले जाएंगे। और मैंने लिखा था कि अगर लड़ जाऊंगा तो 12 लोग जेल जाओगे। तो मैंने सिर्फ बताया था, लेकिन उसके खिलाफ उन लोगों ने इतना तुरंत एक्शन लिया कि एक महिला को ला के फर्जी तहरीर लेके और उसे मेरे ऊपर SC ST मुकदमा लगा के और महिला को उत्पीड़न नशीली चीज़ पिलाने लगा के 24 जून को मुकदमा दर्ज करके फिर DGP से और DIG से बम्बई पकड़ने के लिए, गिरफ्तारी के लिए स्वीकृत और क्या क्या सब लेने लगे। उसको जल्दी से लाके जेल में ठूस दो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि मैंने सिर्फ वार्न किया था, मैं कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा था। अब सच्चाई ये सामने आई है कि जो चार्जशीट 2017 में बोले थे डाल दिए हैं, 2 बार बोले हैं 2017 में डाल दिए हैं, वो चार्जशीट 6 जनवरी 2021 को अदालत में डाली।
है ना फ्रॉड, क्या लड़ूँ इस पे? मैं इस केस को कभी इसलिए नहीं उठाता और मैं नहीं लड़ता हूँ क्योंकि पवन सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्हीं के हाथ में था, उनकी कोई गलती नहीं थी। एक सीडीओ के दबाव की वजह से उन्होंने लिखा था ये मुकदमा, और वो जांच कर रहे थे, उन्होंने झूठ जो भी बोला एक सीडीओ की वजह से बोला। हालांकि मैंने पवन सिंह को आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन सीडीओ की ज़िंदगी बर्बाद कर। नेट पे देख लीजिएगा, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे ना, तो इसको अपने यहाँ ले गए थे गोरखपुर का सीडीओ बना के, उसके बाद जालौन का डीएम बनाए थे, लेकिन मैं माफ़ नहीं किया इसको। मैंने भी अपना दिमाग लगाया और इसको एक केस में लगा दिया। सच्चा केस था, बस ये था कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने सरकार को जानकारी दे दी कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है। आज तक सचिवालय में है, सचिवालय में ही रहेगा, वरना आज तरक्की कर जाता है। लेकिन अगर ये तरक्की कर जाता तो पता नहीं कितनों को फंसा देता। तो ऐसे लोग का वहीं स्थान है। अगर आइंदा कहीं गलती करते हुए मिला ना, तो मैं इसको जेल भी भेजूँगा। क्या समझ लिया था यार? 400 मैं चोर लगता हूँ? 27,900 रुपया लेके भागने वाला हूँ, वो भी बच्चों का। हाँ, मैं सब कुछ फ्री कर रहा था, बच्चों को ड्रेस दे रहा हूँ, किताबें दे रहा हूँ, हर साल कमरे बनवा रहा हूँ, सारी फैसिलिटी दे रहा हूँ, और तू कहता 27,900 रुपया चुरा लिया, गबन कर लिए, और बता नहीं पाता कहाँ से गबन किए, कब मुझे सरकार ने दिया था, कहाँ से मेरे हाथ में पैसा आया था। तुमने मुझे दिया और मैंने काम नहीं किया, खा गया। लेकिन नहीं, बस पावर है तो हम इस्तेमाल करेंगे, तुम रगड़ो भुगतो। तो हम नहीं भुगतेंगे। फर्जी मुकदमे में थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन ऊपर वाला है, ऊपर वाला फैसला करता है। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता। हाँ, कुछ तकलीफ आ सकती है, वो तो इंसान है भाई, फितरत है, हो सकती। जैसे कोई किसी को मारे, गाल पे एक थप्पड़ मारे तो चोट तो लगेगी, दर्द होगा, लेकिन उसका बदला मिलेगा। अगर वो गलत मारा है, गलत सताया है, तो उसका बदला उसको मिलेगा। तो वही हाल है, उनको भी मिलता है। तो 409 जो मेरे ऊपर है वो यही है, शासकीय धन के गबन का मुकदमा है, जो मेरे ऊपर लग ही नहीं सकता। ना किसी शासक ने मुझे धन दिया था और ना मैंने उसको खाया है। अरे भाई, तूने जिसको दिया है उससे पूछ। अच्छा, जिसने दिया है वो तो पूछ भी रहा है, वो तो मांग रहा है, वो तो वसूली का ऑर्डर कर रहा है। लेकिन एक साहब बैठे थे, वो कह रहे नहीं, मुकदमा इसको फंसाओ। है ना विडम्बना? जो पैसा आपका गायब हुआ है उसको दूसरे से मांग रहे हो, और पुलिस में दूसरे के नाम FIR कर रहे हो। अरे भाई, जिससे मांग रहे हो उसका भी नाम डाल दो, या जिसके खिलाफ FIR कर दो, उसी से मांगे होते। उसको आज तक नहीं नोटिस दिया कि भाई तुमने गबन किया, पैसा दे दो। तो ये होती चालसाजी, और ऐसे लोग मुकदमे दर्ज कराते हैं और बाद में खुद फंसते हैं और फिर झेलते हैं। ऐसा नहीं कि शाहिद अकेले उसमें झेल रहे हैं, शाहिद को कोई तकलीफ नहीं उस मुकदमे से। आज भी मैं बताता हूँ, उस मुकदमे से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पुलिस वालों ने उस मुकदमे को कहीं दबवा दिया था, क्योंकि उसमें उन्हीं का मैटर फंस रहा है कि चार्जशीट 2021 में क्यों डाले लाके, जब तुम 2017 बोले थे, इसलिए वो दबवा दिया था। लेकिन यही अधिकारी लोग उसको उठवा दिए हैं और जज साहब से बोले इसमें सुनवाई लगा। तो ठीक है, हम वकील हमारे जाएंगे और फांसी की सज़ा सुन के आएंगे, फिर हम अपनी गर्दन देंगे कि लीजिए फंदा लगा दीजिए। लेकिन ये सबसे कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ, सच्चाई कभी नहीं हार सकती। आप सच के रास्ते पर रहिए, देखिए फिर क्या होता है। बड़े बड़े सब चले जाते हैं यार, ये अधिकारी फटकारी का, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा सब गए। हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, हम तो कंस के बारे में भी जानते हैं, हम तो धृतराष्ट्र के बारे में भी जानते हैं, हम तो दुर्योधन के बारे में भी जानते हैं। तो सब चले गए, ये 2 कौड़ी के फटीचर लोग क्या करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे भी कोई बताऊंगा, बहुत से केस हैं ऐसे मेरे पास।